भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि 18 महीने का डीए एरियर आखिर कब मिलेगा। यह सवाल इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि यह कोई अतिरिक्त लाभ या बोनस जैसी चीज नहीं, बल्कि उन महीनों का बकाया है जब महंगाई लगातार बढ़ती रही और उसी दौरान डीए डीआर का एरियर रोका गया। बहुत लोगों के लिए यह रकम सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह घर का बजट है, बच्चों की पढ़ाई है, इलाज और दवाइयों का खर्च है, ईएमआई है। और पेंशन भोगियों के लिए तो यह मुद्दा और भी संवेदनशील बन जाता है क्योंकि पेंशन एक तय आय है जबकि खर्च हर महीने बढ़ते जाते हैं। पिछले कुछ समय में सरकार की तरफ से संसद में यह बात कही बार सामने आई कि 18 महीने का डीए एरियर देना संभव नहीं है। तर्क यह दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के बाद आर्थिक बोझ बढ़ा, संसाधनों पर दबाव रहा, राजकोषीय घाटे की स्थिति चुनौतीपूर्ण रही और इसलिए भुगतान रोकना पड़ा। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों के मन में यह सवाल भी उतना ही वास्तविक है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, जब राजस्व और संग्रह में सुधार की बातें आती हैं, तो फिर फैसले में बदलाव क्यों नहीं दिखता। यही वजह है कि यह मुद्दा बार बार उठता है और हर बार नई उम्मीद के साथ लोग किसी ठोस रोडमैप या आधिकारिक घोषणा का इंतजार करते हैं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का मूल उद्देश्य ही यही है कि बढ़ती कीमतों का असर कर्मचारी और पेंशनर पर कम पड़े और उनका न्यूनतम जीवन स्तर बना रहे। जब डीएडीआर को लंबे समय तक रोका जाता है तो उसका असर सीधे जीवन पर पड़ता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए 18 महीने का बकाया एक साथ बड़ी राहत बन सकता है। कुछ लोगों के लिए यह पुराने उधारी या बिल चुकाने में मदद कर सकता है, किसी के लिए मेडिकल खर्च का सहारा बन सकता है और कई पेंशनरों के लिए यह रकम सुरक्षा कवच जैसी हो सकती है। इसलिए यह केवल एरियर शब्द नहीं है, यह सम्मान और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है। इसी बीच एक ऐसा कानूनी संकेत चर्चा में आया है जिसने कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीद को नया आधार दिया है। यह संकेत पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीएडीआर बकाया से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अदालत ने साफ तौर पर यह रेखांकित किया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है, कोई दान या कृपा नहीं। अदालत का यह दृष्टिकोण इसलिए मायने रखता है क्योंकि अक्सर सरकारें या विभाग लंबे समय तक वित्तीय तंगी का तर्क देकर भुगतान टालने की कोशिश करते हैं, जबकि कर्मचारी और पेंशनर महंगाई का बोझ हर महीने वास्तविक रूप से झेल रहे होते हैं। पश्चिम बंगाल वाले संदर्भ में बकाया की अवधि लंबे समय की बताई जाती रही, यानी यह किसी एक दो महीने का मामला नहीं था। अदालत का रुख यह संकेत देता है कि केवल आर्थिक बोझ का हवाला देकर वर्षों तक बकाया रोकना उचित ठहराना आसान नहीं होना चाहिए। अदालत ने जिस तरीके से डीएडीआर की प्रकृति को समझाया, उसका संदेश यह है कि डीए कोई अतिरिक्त तोहफा नहीं बल्कि महंगाई के प्रभाव से बचाने का माध्यम है ताकि व्यक्ति सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रख सके। जब अदालत जीवन स्तर की बात करती है तो उसके पीछे यही सोच होती है कि कर्मचारी या पेंशनर को महंगाई के सामने अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी बताया जा रहा है कि अदालत ने तकनीकी पक्ष पर भी ध्यान दिया। अगर डीएडीआर को नियमों के अनुसार तय किया गया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे मानकों से जोड़कर उसकी गणना परिभाषित है, तो फिर बाद में केवल कार्यालय ज्ञापन या प्रशासनिक आदेश से गणना के तरीके को मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता और न ही भुगतान रोककर लंबे समय तक मामला लटकाया जा सकता। संकेत यह है कि सेवा शर्तों में जो अधिकार शामिल हैं, उन्हें सिर्फ दलीलों से कमजोर नहीं किया जा सकता। यह बात केंद्र के संदर्भ में भी इसलिए महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि 18 महीने के डीए एरियर पर भी मुख्य तर्क यही रहा कि वित्तीय बोझ ज्यादा है, जबकि कर्मचारी पक्ष इसे अधिकार और सेवा शर्तों का विषय मानता है। चर्चा में यह भी आता है कि भुगतान को व्यावहारिक रूप से लागू कराने के लिए समिति गठन
जैसी व्यवस्था की बात सामने आए, ताकि सरकार यह न कह सके कि भुगतान जटिल है, फंड मैनेजमेंट मुश्किल है या प्रक्रिया तय नहीं हो पा रही। समिति का मतलब यही होता है कि बकाया राशि का निर्धारण हो, भुगतान का शेड्यूल बने, किस्तों में भुगतान की रूपरेखा तय हो और समय सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कुछ जगह यह भी कहा जाता है कि पेंडिंग डीए का एक हिस्सा जैसे 25% भुगतान और आगे की किस्तों की समय सीमा जैसी बातें निर्देशों के रूप में आई। यहां एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कर्मचारी इस अवधि में रिटायर हो गए वे भी बकाया पाने के हकदार माने गए, यानी सेवानिवृत्त लोगों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि 18 महीने का डीए एरियर केवल मौजूदा कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, पेंशन भोगियों का मुद्दा भी उतना ही बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह का कानूनी दृष्टिकोण केंद्र सरकार 18 क्रोएशियाई कूने महीने के डीए एरियर के मामले पर भी असर डाल सकता है। सीधे शब्दों में समझिए, हर मामला अपने नियमों और तथ्यों पर चलता है, इसलिए कोई भी फैसला कॉपी पेस्ट तरीके से स्वतः लागू नहीं हो जाता, लेकिन सिद्धांत बहुत मायने रखता है। अगर अदालत डीए-डीआर को लागू करने योग्य अधिकार के रूप में देखती है तो यह सिद्धांत केंद्र के मामले में भी बहस का मजबूत आधार बन सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन और पेंशनर एसोसिएशन बार बार कहते हैं कि अगर मामला मजबूत दस्तावेजों और नियमों के साथ रखा जाए तो वित्तीय दबाव वाले तर्क की भी कानूनी जांच हो सकती है और भुगतान के लिए दिशा निर्देश या समय सीमा तय होने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहां एक व्यवहारिक सच्चाई को समझना भी जरूरी है। अदालत में मामला तभी मजबूत बनता है जब याचिका केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि नियम, अधिसूचना, सेवा शर्तें और अधिकार के ठोस आधार पर तैयार होती है। संसद में दिए गए जवाब, सरकार की ओर से जारी पत्र, डीए रोकने के निर्णय की पृष्ठभूमि और डीए-डीआर को सेवा शर्तों से जोड़ने वाले नियम, ये सब मिलकर केस की रीढ़ बनते हैं। तभी अदालत यह तय कर पाती है कि भुगतान रोकने का निर्णय कितना उचित था और भुगतान के लिए कौन सा व्यवहारिक रास्ता अपनाया जाए। इसलिए अगर आप इस विषय पर वास्तविक समाधान चाहते हैं तो आपको अफवाहों पर नहीं, नियमों और दस्तावेजी तथ्यों पर टिकना होगा। एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह है जागरूकता और दबाव का सही दिशा में बनना। कई बार सरकारें यह मानकर चलती हैं कि समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाएगा, लोग इंतजार करते रहेंगे और धीरे धीरे दबाव कम हो जाएगा। लेकिन जब मुद्दा व्यापक होता है, जब कर्मचारी और पेंशनर लगातार सवाल पूछते हैं, जब सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो दबाव बढ़ता है। दबाव केवल कोर्ट से नहीं आता, दबाव जागरूकता से आता है, एकजुटता से आता है और तथ्य आधारित मांग से आता है। इसी वजह से सही और साफ जानकारी का प्रसार जरूरी है ताकि लोग भ्रम में न रहें, सोशल मीडिया के दावों के पीछे न भागें और तथ्य के आधार पर अपनी बात रख सकें। अगर आप चाहते हैं कि 18 महीने के डी एरियर से जुड़ी हर नई अपडेट, हर नई सुनवाई, हर नई जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और फिर कहते हैं कि अपडेट मिस हो गई। आप ऐसा मत होने दीजिए, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि कोई जरूरी सूचना छूटे नहीं। अब इस मुद्दे में आगे क्या हो सकता है, इसे 3 संभावनाओं में समझिए। पहली संभावना यह कि सरकार खुद कोई भुगतान योजना घोषित करे, जैसे चरणबद्ध भुगतान, किस्तों में भुगतान या कोई स्पष्ट रोड मैप। दूसरी संभावना यह कि मामला कानूनी दिशा में और मजबूत हो, अदालत में सुनवाई आगे बढ़े और दिशा निर्देश समय सीमा तय हो। तीसरी संभावना यह है कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच किसी स्तर पर बातचीत हो और किसी समझौते का रास्ता निकले। इन तीनों ही स्थितियों में एक चीज कॉमन है, दबाव और जागरूकता। बिना दबाव के रोडमैप जल्दी नहीं आता और बिना सही जानकारी के दबाव सही दिशा में नहीं बनता। इसलिए अपडेटेड रहना आपके लिए जरूरी है। इसीलिए फिर से निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इस जानकारी को अपने साथी कर्मचारियों, पेंशनर मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।
जितने ज्यादा लोग सही जानकारी जानेंगे उतनी मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे और अफवाहों का असर उतना कम होगा। पश्चिम बंगाल वाले केस से एक और सीख ये निकलती है कि जब अदालत भुगतान का शेड्यूल तय कराने के लिए समिति जैसी व्यवस्था की दिशा दिखाती है तो सरकार के लिए टालने की गुंजाइश कम होती है। अनुपालन रिपोर्ट देनी पड़ती है, अगली तारीख पर स्थिति बतानी होती है और जवाबदेही बढ़ जाती है। अगर केंद्र 18 क्रोएशियाई कूने महीने के एरियर के मामले में भी किसी तरह की जवाबदेही का ढांचा बनता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए रास्ता ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जानकारी सही हो और रणनीति तथ्य आधारित हो। यहां आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी सूचना आए उसे जांचे बिना अंतिम मान लेना सही नहीं है। कई बार सोशल मीडिया पर तारीखें चलती है, रकम बताई जाती है और फिर लोग निराश होते हैं। इसलिए सही तरीका यही है कि किसी भी दावे को तब तक पक्का न माने जब तक वह लिखित, आधिकारिक या भरोसेमंद कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापित न हो। इसी वजह से आपको नियमित अपडेट चाहिए ताकि आप भ्रम से बचें और सही समय पर सही कदम उठा सकें। अब आपसे एक छोटा सा आग्रह है, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में यह जरूर लिखिए कि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर, ताकि आगे की जानकारी को आपकी जरूरत के हिसाब से और व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। और अगर आपके आसपास ऐसे पेंशनर हैं जो मोबाइल पर कम रहते हैं या जिन्हें समय पर जानकारी नहीं मिलती, उन तक भी ये जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि कई बार गलत सूचना के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग पेंशनरों को होती है। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि 18 महीने का डीए एरियर किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये उन लाखों लोगों का सामूहिक मुद्दा है जिन्होंने देश की सेवा की है। जब मुद्दा अधिकार का हो तो रास्ता भी अधिकार वाला होना चाहिए। तथ्य, नियम और सही मंच के जरिए पश्चिम बंगाल वाले मामले में अदालत का रुख यह संकेत देता है कि डीएडीआर को अधिकार के रूप में देखा जा सकता है और वित्तीय तंगी के बहाने को बिना जांच के स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यही उम्मीद केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी आधार बनती है कि सही दस्तावेजों और सही प्रस्तुति के साथ समाधान की दिशा बन सकती है। आप जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़िए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस न हो। धन्यवाद।